हेलो दोस्तों, आज हम पुलिस एक्ट 1861 जो है इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट मतलब सेकंड वीडियो। तो पहली क्लास इसमें कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें किए गए संशोधन या इसमें से किए गए जो है सेक्शन के निरसन के संबंध में, रिपीटेशन उसके संबंध में, और जो है जो भी इसके ऑब्जेक्ट वगैरह हैं उसको लेकर हम इसका पहला वीडियो इंट्रोडक्शन के रूप में बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। आज हमारा ये पुलिस एक्ट स्टार्ट होता है जहां धारा 1 से लेके हम पढ़ेंगे और इसमें ना हम थोड़ा थोड़ा पार्ट करके पढ़ेंगे। फाइनल में एक मर्ज वीडियो करके बना देंगे जिसमें आपका कम से कम टाइम में पूरा पुलिस एक्ट जो है रिवाइज हो जाए। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपको प्री मेंस दोनों के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हमारे जो वीडियो रहता है ना वो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से रहता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े सेक्शन को समझना है ताकि आप इसी वीडियो से आपको जब देखो प्री के लिए भी तो इसमें मेंस का भी कवर हो जाए। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, कम कम सेक्शन का, जैसे 10 सेक्शन 5 सेक्शन एक वीडियो में आ गई तो इस तरह से 5-6 वीडियो में, 5 वीडियो में या 4 वीडियो में ये पूरा पुलिस एक्ट खत्म हो जाएगा। फिर पुलिस रेगुलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं पुलिस एक्ट पे। जैसा कि हम देखते हैं कि 1861 का जो एक्ट नंबर है ये एक्ट नंबर 5 है और इसका जो ऑब्जेक्ट है यानी उद्देश्य का क्या कहती है इसका, कि पुलिस को पुनर्गठित करना है ना, और अपराधों को निवारित करने और उनका पता लगाने के लिए उसे और अधिक दक्ष उपकरण बनाना समीचीन है। देखो अब यहाँ पे आपको इसको लेकर के थोड़ी सी ये समझ में आ रही होगी कि हिंदी मीनिंग इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, तो उसको दिक्कत नहीं समझना है, उसको समझाते हुए चलेंगे। पुलिस को पुनर्गठित करना मतलब उसको रीऑर्गेनाइज्ड करना है और अपराधों को निवारित करने के लिए मतलब अपराधों को रोकने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, और उनका पता लगाने के लिए मतलब डिटेंशन करने के लिए अपराधों का, और पुलिस को अधिक दक्ष उपकरण के रूप में बनाना, यानी उनको एक अधिक दक्ष उपकरण का मतलब होता है एक जो है जो बोलते हैं ना एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट बनाना, ये ठीक है ना। अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है। तो इसलिए ये पुलिस एक्ट जो वो बनाया गया है पुलिस को रीऑर्गेनाइज करना, क्योंकि ब्रिटिश कानून था, ब्रिटिश के हिसाब से जो पुलिस का ड्राफ्ट जो था वो बना हुआ था, और इसीलिए पुलिस एक्ट जब 1861 को इसको उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया गया है तो थोड़ा इसका पर्पज और ये सब चीजें इसको चेंज किया गया, अमेंडमेंट किए गए, उसके हिसाब से किया गया है आधुनिक काल के हिसाब से, यानी आजादी के बाद के हिसाब से। तो इसमें हम पढ़ते हैं, पहली धारा है निर्वचन खंड की, इसमें कुछ डेफिनेशन दी हुई है, कुछ जो है उनको पढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन जो है इसमें वो है जिले के मजिस्ट्रेट को लेकर, यानी जिले का मजिस्ट्रेट कौन होता है, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में ऐसे अर्थान्वयन के विरुद्ध ना हो, इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन्हें दिया गया है। जिसमें जिले के मजिस्ट्रेट का मतलब है वह चीफ ऑफिसर, वह मुख्य अधिकारी है जिस पर जिले के एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी कार्यपालिक प्रशासन का उस पर चार्ज है और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है ना, चाहे ऐसे कार्यपालिका प्रशासन से भारित मतलब चार्ज्ड, चाहे उसे एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन से चार्ज्ड मुख्य अधिकारी किसी भी पद से डेजिग्नेशन होता है, अभिधान, यानी किसी भी डेजिग्नेशन से वो उसको ज्ञात हो या किसी भी डेजिग्नेशन से वो जाना जाता हो। ठीक है ना, तो वह जिले का मजिस्ट्रेट वह मुख्य अधिकारी होता है जिस पर जिले की कार्यपालिका प्रशासन का भार सौंपा जाता है जैसे, और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, मुख्यतः ये है। उसके बाद में मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत में मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले, है ना, साधारण पुलिस जिले के सब व्यक्ति आते हैं। अब ये साधारण पुलिस जिला क्या है, तो साधारण पुलिस जिला यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यानी कोई प्रेसिडेंसी, कोई स्टेट या कोई भी स्थान, या फिर इनका प्रेसिडेंसी का, स्टेट का या स्थान का कोई भी भाग जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया गया है। तो साधारण पुलिस जिला का मतलब केवल जिला वर्ड से नहीं है, साधारण पुलिस जिला का मतलब है कोई भी प्रेसिडेंसी हो सकती है, कोई भी स्टेट हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, वो राज्य सरकार वहां पे देखेगी इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए कि किस जिले में, किस राज्य में। देखो प्रेसिडेंसी वर्ड अब तो जो है यहाँ पे उपयुक्त नहीं है, इसको अब प्रेसिडेंसी पहले होते थे ब्रिटिश काल के दौरान, तो इस शब्द से मतलब नहीं है, अब स्टेट और स्थान कोई भी, है ना।
तो वो देखा जाएगा। तो ये हो गया साधारण पुलिस जिला। साधारण पुलिस जिला में स्टेट भी आता है और कोई भी अन्य स्थान यानी कोई भी जिला भी आ सकता है वो उसमें, और कोई भी जोन, जैसे रेंज में, जोन में, इस तरह से डिवाइड कर देते ना स्टेट को, तो इस तरह से वो कोई भी स्थान आ सकता है साधारण पुलिस जिले में। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के सारे व्यक्ति मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत में आते हैं। उसके बाद में पुलिस शब्द क्या है, तो पुलिस शब्द के अंतर्गत में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए हैं, इस भर्ती को रिक्रूट किए गए हैं। इसको याद रखना है आपको कि इसके पुलिस शब्द के अंतर्गत में जो भर्ती किए गए हैं, रिक्रूट मान लो या फिर उसको एनरोल मान लो, एनरोल्ड अंडर दिस एक्ट, तो वो पुलिस के अंतर्गत में आते हैं। उसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट है वो है एसपी यानी जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक। इसकी परिभाषा के अंतर्गत ये जो जिला अधीक्षक है, जिला पुलिस अधीक्षक है, इसको यहां देखेंगे कि आप ये 1984 में संशोधित किया गया था। यहां पर 1984 में ये संशोधित किया गया था। ठीक है, तो 1984 में संशोधित किया गया था और यहां पे देखिए अपर जिला अधीक्षक शब्द को, इस पद को, और संयुक्त जिला अधीक्षक पद को, इनको इसमें शामिल किया गया था। ठीक, तो जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक शब्दों के अंतर्गत में अपर जिला अधीक्षक और संयुक्त जिला अधीक्षक अथवा अन्य व्यक्ति आता है जिसे किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक की सब कर्तव्यों का या उनमें से किसी का पालन करने के लिए उस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के साधारण अथवा विशेष आदेश के द्वारा क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो ये यहाँ पे आपका जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक शब्द जो हैं वो आते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे संपत्ति। तो संपत्ति के अंतर्गत में कौन आता है, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी जंगम संपत्ति भी आती है, धन भी आता है और मूल्यवान प्रतिभूति भी आती है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन कार्मिक। नागरिक उड्डयन कार्मिक क्या होता है, इसको बोलते हैं सिविल एविएशन पर्सनल। सिविल एविएशन पर्सनल, इसका तात्पर्य क्या होता है, यानी जो नागरिक उड्डयन विभाग जो होता है उसमें जो कर्मी होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं, उनको नागरिक उड्डयन कार्मिक बोला जाता है। और ये जो नागरिक उड्डयन कार्मिक पद है इसको 2001 के द्वारा संशोधन अधिनियम जो हुआ था उसके द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। डेफिनेशन में यहाँ पे ये सब हम पढ़ा चुके हैं, पहली वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें कौन कौन सी पद या कौन सी धाराएं जो जोड़ी गई थी वो सारी चीजें वो पहली वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो नागरिक उड्डयन कार्मिक 2001 के द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया। तो ये कहता है कि इस अधिनियम संशोधन अधिनियम 2001 के पहले जो नागरिक निदेशालय था, जो आपका सिविल एविएशन डिपार्टमेंट था, यहाँ पे नागरिक उड्डयन होगा, नागरिक उड्डयन निदेशालय है ना, ये वाला शब्द जो है यहाँ पे भी रहेगा, नागरिक उड्डयन निदेशालय उत्तर प्रदेश। इसके अनुरक्षा, सुरक्षा और सामान्य प्रशासन विंग में तैनात, पोस्टेड। तो यहाँ पे अनुरक्षा के लिए यानी उसकी मेंटेनेंस के लिए या सिक्योरिटी के लिए या उसके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विंग में पोस्टेड कोई भी नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी से है, ठीक है ना, जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करती है। और इसके अंतर्गत ऐसे प्रारंभ के बाद मतलब इस संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के बाद नागरिक उड्डयन कार्मिक के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, वो भी नागरिक उड्डयन कार्मिक यानी सिविल एविएशन पर्सनल कहलाएगा। तो ये यहाँ पे इसकी परिभाषा है। तो यहाँ पे हमने देखा नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जो होते हैं वो नागरिक उड्डयन कार्मिक जो वो कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद में व्यक्ति की परिभाषा है। व्यक्ति के अंतर्गत में कंपनी या निगम ये आते हैं। ठीक, व्यक्ति की परिभाषा यहाँ पे जैसे आईपीसी में दी हुई है ना, इसी तरीके से यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे व्यक्ति में व्यक्ति शब्द को नहीं है, कंपनी या निगम को बता रहा है। ठीक, उसके बाद में मास यानी मंथ की परिभाषा है। तो मंथ का मतलब यहाँ पे क्या है, कैलेंडर मंथ, क्या है यहाँ पे कैलेंडर मंथ। उसके बाद में ढोर यानी कैटल की बात करता है ये, पशु ढोर। ढोर के अंतर्गत में सींगों वाले ढोरों, एक तो ढोर के अंतर्गत कौन आते हैं, सींग वाले ढोर।
उसके अलावा कौन कौन से आते हैं? हाथी हो गया, ऊंट हो गया, गधे हो गया, खच्चर हो गया, भेड़ हो गई, बकरियां हो गई, सुअर हो गए। ठीक, यानी एलिफेंट्स हो गए, कैमल्स हो गए, हॉर्सेस हो गए और आसेस हो गए। उसके बाद में म्यूल्स हो गए, खच्चर, और शिप हो गए, गॉट्स हो गए, और स्वाइन हो गए, सुअर। तो इस तरह से ये ढोर शब्द के अंतर्गत में आते हैं। उसके बाद में ढोर शब्द के बाद में अब यहां पे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देश। इनका क्या मतलब है? पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देश का अर्थ ये लगाया जाएगा कि वे निर्देश उस बल के उप अधीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले सदस्यों के प्रति निर्देश हैं। जब भी इस पुलिस एक्ट में यहाँ पे ये आएगा कि पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति जो निर्देशित करेगा, है ना, तो उसका मतलब क्या रहेगा? जो डिप्टी एसपी रहेगा आपका, जो डिप्टी एसपी रहेगा, उस डिप्टी एसपी से नीचे वाली रैंक के जो अधिकारी रहेंगे वो आपके जो है इस पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के अधिकारी जो है या व्यक्ति या सदस्य कहलाएंगे। ठीक, उसके बाद में अब डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट है धारा 2, पुलिस बल का गठन। अब धारा 2 में पुलिस बल के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें क्या कहा गया है? इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट समस्त पुलिस स्थापन का, समस्त पुलिस स्थापन का मतलब क्या है? पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है ना, पूरा जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है उसका एक पुलिस बल समझा जाएगा और वह उसी रीति से भर्ती किया जाएगा जैसे राज्य सरकार जो है वो विहित करती है, और वह अधिकारियों का और पुलिस जन की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा पुलिस बल और ऐसी रीति से गठित होगा जैसा राज्य सरकार समय समय पर आदेशित करती है। तो यहां पे हो गया कि पुलिस फोर्स जो है, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक पुलिस फोर्स होगा और उसका गठन कैसे किया जाएगा, भर्ती कैसे की जाएगी, भर्ती की रीति क्या होगी, है ना, वो कौन करेगा निर्धारित? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार आदेशित करेगी टाइम टू टाइम और उसकी भर्ती की रीति के संबंध में भी। इस अधिनियम के बंधु के अधीन रहते हुए किसी पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों, अब यहां पे देखो किसी पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति आगे ना, जो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी, पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के प्रति निर्देश का मतलब क्या रहेगा? डिप्टी एसपी से नीचे के सदस्य। तो पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य सब शर्तें कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। तो यहां पर देखिए, आप देखेंगे कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पुलिस फोर्स का गठन कर रही है और उस पुलिस फोर्स में ऐसे अधिकारी और पुलिस जन हैं जो कि राज्य सरकार आदेशित करती है, यानी इनके द्वारा ये मिलकर बनता है। तो अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंटमेंट करती है ना, अधीनस्थ अधिकारियों की भी और जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनकी भी, उनको मिलाकर ये पुलिस फोर्स का जो है गठन होता है। अब उसके बाद में इसमें हम आते हैं कि जो पुलिस फोर्स का गठन है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इससे रिलेटेड कुछ केस हैं धारा 2 से रिलेटेड। धारा 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह है या उनके वेतन और सेवा की शर्तें हैं ये सब राज्य सरकार जो है वो निर्धारित करती है। तो अब इसमें क्या केस है उनको देखते हैं, ठीक, एक एक करके। जो कि पुलिस बल होता है, जैसे कोई एम्प्लॉई है, क्योंकि यहाँ पे है ना कि अधीनस्थ वे अधिकारी और पुलिस जन मतलब मेंस के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, जहां किसी कर्मचारी की नियुक्ति पुलिस एसपी के द्वारा की गई है लेकिन उसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा उसको सेवा से बर्खास्त किया गया है, वहां पर जो है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उस व्यक्ति की, कर्मचारी की जो सेवा बर्खास्तगी होता है वो अवैध मानी जाती है ना। तो ये एक केस था, उसमें कही गई थी बात। केस इतना इंपॉर्टेंट इसमें ये वाला नहीं है कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति अगर एसपी के द्वारा की गई है तो फिर उसकी जो डिसमिसल है, उसका जो सेवा से बर्खास्तगी है, वो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है वो नहीं कर सकता है, ठीक। तो जो धारा 2 है ना, इसका क्षेत्र जो बहुत व्यापक है, राज्य में पुलिस बल में अस्थायी पदों के सृजन जो है वो भी किया जा सकता है। इसमें अस्थायी पदों की जो नियुक्ति है इसमें वो भी शामिल है, ठीक है ना।
पुलिस बल में ऐसा नहीं है कि स्थायी पद ही इसमें पुलिस फोर्स में गठित माने जाएंगे। पुलिस बल के अंतर्गत में अस्थायी नियुक्ति भी शामिल होती है। पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों के वेतन और सेवा संबंधी शर्तें वो राज्य सरकार अवधारित करती है। और पुलिस विभाग में जो है वो लिपिकीय कर्मचारी जो होते हैं उनको बोला जाता है, जैसे कि आपका एएसआई हो गया, एएसआई हो गया या एसआई हो गया, ये आपके लिपिकीय कर्मचारी यानी अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं वो माने जाते हैं, जैसे हेड कांस्टेबल हो गया, कांस्टेबल हो गया, ये सब। ठीक, अब इसमें एक केस है जो अब आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है, वो क्या है, सुरेश चंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट। इस मामले में कहा गया कि जो सहायक उपनिरीक्षक होता है यानी जो एएसआई है, एएसआई जो है इसको नियुक्त करने वाला अधिकारी कौन होगा, वो होगा एसपी। नहीं, मतलब इसको नियुक्त करने वाला अधिकारी जो है वो कौन होगा, डीआईजी। ठीक है ना, एसपी इसको अपॉइंट नहीं करेगा, इसको कौन अपॉइंट करेगा, एएसआई को, डीआईजी। तो ये एक केस था जिसमें निकल के आया। उसके बाद में ये है कि जो अस्थायी पद होते हैं वो आवश्यकता पड़ने पर उनको राज्य सरकार भी जो है वो अपॉइंट कर सकती है, यानी पुलिस बल में आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी पद जो वो सृजित किए जा सकते हैं। और इस अस्थायी पदों के सृजन में धारा 2 जो है वो अनुमति प्रदान करती है। और ये भी माना जाता है कि जो पुलिस बल होता है, पुलिस फोर्स जो होती है, उसमें जो पहले सभी रिक्रूट होते हैं यानी जिनको रंगरूट बोलते हैं, वो प्रथम दृष्टया जो वो अस्थायी रूप में ही नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद में एक केस है नानक चंद वर्सेस स्ट्रेट। ठीक है ना, 1971 इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है। इसमें बोला था न्यायालय ने कि पुलिस बल में इस प्रकार की नियुक्तियां जो वो सामान्य तौर पर अस्थायी तौर पर ही की जाती हैं, जो रंगरूट की भर्ती होती है। अस्थायी राज्य सेवकों की सेवा समापन के मामले में ये बात उचित है कि सेवा समापन का आधार जो वो दुष्चरित्रता था, यानी दुष्चरित्रता के आधार पर किसी भी सेवक को जो अस्थायी तौर पे ही क्यों ना नियुक्त किया गया हो या स्थायी तौर पे, उसको सेवा से समाप्ति की जा सकती है उसकी, क्योंकि जो पुलिस बल होता है ना वो अच्छे चरित्र की अपेक्षा उससे की जाती है। ऐसे ही एक और केस है इंपॉर्टेंट इसी में, स्टेट वर्सेस भूप सिंह। स्टेट वर्सेस भूप सिंह का केस है, ये आपका 1979 का। ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें अवधारित किया गया था कि यदि पुलिसकर्मी की सेवा इस आधार पर समाप्त की जाती है कि पुलिसकर्मी जो क्या है, दुष्चरित्र था, तो इस प्रकार का सेवा समापन जो वो उसको दंड माना जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है एक और केस है इसमें, वो है अब्दुल अहमद बनाम डीआईजी। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। ये एक केस है आपका 1965 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इसमें क्या कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि किसी भी अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का जो नियम है वो सरकार के द्वारा धारा 2 के अधीन ही है। यानी धारा 2 में पुलिस बल का जो गठन है ना, इसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी होती है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। तो ये एक नया फैक्ट निकल के आता है। तो ये भी धारा 2 के अधीन है और सरकार के द्वारा बनाया गया इस प्रकार का नियम वो संविधान की अवहेलना भी नहीं करता है। तो इस तरह से हमने धारा 2 से संबंधित ये केस लॉ देखे। अब चलते हैं धारा 2A पर। धारा 2 क्या कहती है, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा। यानी अब यहाँ पे जो सिविल एविएशन पर्सनल की जो डेफिनेशन हम देखे थे वो जो कि 2001 में ये धारा अंत्य स्थापित की गई थी और उसमें धारा 1 में डेफिनेशन जो है वो अंत्य स्थापित की गई है। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के उपबंध प्रभावी होंगे, है ना, सिविल एविएशन पर्सनल के रूप में। और सिविल एविएशन पर्सनल भी पुलिस बल होगा। अब दूसरा इसमें क्या कहा गया है,
दूसरा इसमें कहा गया है कि ऐसे दिनांक को जिसे राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा नियत करती है, इस बात के लिए तब ऐसे समस्त नागरिक उड्डयन कार्मिक यानी सिविल एविएशन पर्सनल जो उस दिनांक के ठीक पूर्व नियोजित थे, यानी 2001 का जो संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा, यानी उस तारीख से जिस दिन ये लागू हुआ, यानी 10 अगस्त 2001 के बाद से उस दिनांक के ठीक पूर्व नियोजित थे, वो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पुलिस बल के सदस्य हो जाएंगे और धारा 8A के उपबंधों के अनुसार औपचारिक रूप से भर्ती किए जाएंगे और तत्पश्चात यानी बाद में कोई भी ऐसा नया सदस्य ऐसी रीति से नियुक्त किया जाएगा फिर जैसा राज्य सरकार समय समय पर आदेशित करे। ये तो माने जाएंगे जो पहले से ही हैं, ठीक है ना। बाकी फिर राज्य सरकार जो भी आदेशित करेगी उसके बाद जो नया सदस्य रहेगा उसकी रीति जो नियुक्ति की वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। परंतु उक्त दिनांक के पहले कोई सिविल एविएशन पर्सनल है वो महानिदेशक जो है यानी डीजीपी जो रहेगा नागरिक उड्डयन विभाग में उत्तर प्रदेश में, उसको संबोधित करते हुए और जिस दिन ये अधिनियम लागू हुआ है संशोधन अधिनियम 2001 वाला, उस तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर सूचना दी गई सूचना के द्वारा पुलिस बल का सदस्य न बनने के अपने विकल्प की सूचना वो दे सकता है। किसको? महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश को, ठीक है ना। और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर नागरिक उड्डयन विभाग में उस समय तक उसके द्वारा धारित जो भी पद है वो समाप्त हो जाएगा और उनकी सेवाएं भी समाप्त हो जाएंगी और उसे प्रतिपूर्ति के रूप में जितने टाइम तक उसने सेवा की है उसके रूप में उसे 3 माह तक के वेतन के बराबर धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा अगर वो उसमें नहीं रहना चाहता है अपना। तो 30 दिन और 3 माह इन दोनों को इसमें याद रखना है। 30 दिन के भीतर अपने जो उसको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वो पुलिस बल में नहीं रहना चाहता है नागरिक उड्डयन विभाग में तो उसको 30 दिन के भीतर नोटिस देनी पड़ेगी और 3 माह के वेतन के बराबर उसको धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। तीसरा इसका पॉइंट है वो वेतन और भत्ते के बारे में बात करता है कि इनके लिए जो वेतन भत्ते रहेंगे वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। 4th क्लॉज जो है वो ये कहता है कि इनके जो है ड्यूटी क्या होंगी, तो इनकी ड्यूटी वही होगी जो राज्य सरकार जो वो निर्धारित करेगी। इसमें इतनी ही बात काम की है। फिर उसके बाद में इसमें विशेषाधिकार की बात करता है और शक्तियों की बात करता है कि इनके विशेषाधिकार और शक्तियां कौन सी होंगी, कैसे होंगे, क्या होंगे। तो राज्य सरकार जो भी आदेश के द्वारा निर्दिष्ट करे वो होंगे। उसके बाद 6th क्लॉज कहता है कि नागरिक उड्डयन कार्मिकों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करेगा, तो वो महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश में निहित होगा, ठीक है ना। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका धारा 3 जो कि सुपरिंटेंडेंस के बारे में बात करता है। अब जो धारा 3 है ये क्या कहती है, राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना। अधीक्षण मतलब सुपरिंटेंडेंस जो है वो होना राज्य सरकार में, यानी साधारण पुलिस जिले में। अब देखो साधारण पुलिस जिले का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रेसिडेंसी था, स्टेट था, कोई भी प्लेस था। तो यहाँ पे साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण सुपरिंटेंडेंस उस राज्य सरकार में निहित होगा जिसके अधीन ऐसा जिला हो और उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा। साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का सुपरिंटेंडेंस उस राज्य सरकार में निहित होगा जिसके अधीन ऐसा जिला हो। अब राज्य सरकार के अधीन जो भी जिले हैं यानी एक तरह से सभी जिलों में राज्य सरकार का सुपरिंटेंडेंस होगा। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जैसा भी प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति अधिकृत यानी ऑथराइज्ड या कोर्ट के द्वारा किसी पुलिस एम्प्लॉय को अतिष्ठित, है ना, किसी भी पुलिस कर्मचारी को अतिष्ठित कहते हैं एक तरह से किसी का स्थान ले लेना, जैसे कहते हैं ना प्रतिस्थापित कर देना, सुपरसीड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सुपरसीड करना यानी प्रतिस्थापित कर देना, टेक द प्लेस ऑफ करना। अतिष्ठित या नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए सशक्त नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी व्यक्ति
अधिकृत या न्यायालय द्वारा पुलिस कर्मचारी को सुपरसीड या कंट्रोल करने के लिए सशक्त नहीं किया जाएगा। किसके सिवाय? इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जैसा भी प्राधिकृत हो उसके सिवाय। तो यहाँ पे राज्य धारा 3 जो सुपरिंटेंडेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है। नेक्स्ट है आपका, पहले इसमें थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। जो सुपरिंटेंडेंसी की बात करता है ना, इसका मतलब क्या होता है? एक तो यह है कि यहाँ पे जो सुपरिंटेंडेंस दिया हुआ है, अधीक्षण, सुपरविजन जिसको बोलते हैं एक तरह से, उसका मतलब होता है यहाँ पे राज्य सरकार का एक तरह से क्या हो गया यहाँ पे प्रशासनिक नियंत्रण। सर्वत्र पुलिस जिले में क्या है? राज्य सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण। और सर्वत्र पुलिस जिले का मतलब केवल कोई जिला वर्ड आने से उसमें जिला नहीं बनता है। जिला का मतलब है पूरा कोई स्टेट भी होगा वो, ठीक है ना, स्टेट भी हो सकता है। जैसे जैसा वहां पे अगर जिले में कोई एसपी अगर रहता तो उसका अर्थ वहां पे जिला माना जाएगा। अगर डीजीपी है तो वहां पे सर्वत्र पुलिस जिले का मतलब क्या माना जाएगा? स्टेट माना जाएगा। तो इस तरह से है। तो सरकार को पुलिस बल के पर्यवेक्षण करने और नियंत्रण संबंधी असाधारण अधिकार जो है यहाँ पे प्राप्त है धारा 3 के अंतर्गत। और इसी अवधारणा के अनुसार ही जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर होते हैं और जो एम्प्लॉय होते हैं उन पर सुपरविजन पावर का प्रयोग वो करते हैं इस धारा के अधीन ही। भाई राज्य सरकार करने का मतलब क्या है कि राज्य सरकार अपने जो सीनियर ऑफिसर है उनको आदेश करेगी, वो जूनियर पे यानी जो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर होंगे उन पे कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से कर तो राज्य सरकार ही कर रही है ना। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में इससे रिलेटेड भी एक केस है, बिहार राज्य वर्सेस जेएसी सल्दाना। बिहार राज्य वर्सेस जेएसी सल्दाना, ये केस है आपका जो है 1980 का। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा था कि राज्य सरकार धारा 3 के अधीन अपनी जो सुपरविजन पावर है, सुपरिंटेंडेंस पावर है, उसके अंतर्गत मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आईजी है उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे और अन्वेषण जो करना है, फर्दर अन्वेषण या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी निर्देश दे सकती है कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार वो इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक, तो अब चलते हैं धारा 4 में। धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 जो है वो पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक और ऐसे महानिरीक्षक के बारे में प्रावधान करती है जो सीनियर ऑफिसर है एक तरह से, उनके संबंध में। धारा 4 क्या कहती है कि साधारण पुलिस जिले में, अब देखो यहां पे भी ये डेफिनेशन आई है साधारण पुलिस जिला। साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन एक ऐसे अधिकारी में होगा जो डीजीपी या आईजी और ऐसे महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिदेशक यानी एडीजीपी या महानिरीक्षक और ऐसे महानिरीक्षक, ये शब्द जो है ना यहाँ पे जोड़े गए हैं, इसलिए रिपीटेड से भी हो रहे हैं यहाँ पे। और ये 1984 में ये आईजी, पहले इसमें क्या था पद, जो आईजी डीआईजी था, अब क्या जोड़ दिया गया था इसमें जो डीजीपी का पद है, एडीजीपी का पद जो है वो जोड़ दिया गया 1984 में। तो मेन मिला के यहाँ पे डीजीपी, एडीजीपी, आईजी है ना, और डीआईजी और एआईजी एडिशनल अपर जो होते हैं, या फिर असिस्टेंट आईजी, ठीक है ना, सहायक पुलिस महानिदेशक यानी असिस्टेंट डीजीपी हो गए, या महानिरीक्षक और ऐसे महानिरीक्षक में होगा जिसे राज्य सरकार ठीक समझती है। तो साधारण पुलिस जिले में तो ये इनके द्वारा किया जाएगा। साधारण पुलिस जिले का मतलब यहां पे कौन आ जाएगा? स्टेट आ जाएगा। और आप सेकंड पैरा में देखेंगे जिले के मजिस्ट्रेट, तो जिले के मजिस्ट्रेट की परिभाषा भी दी हुई थी कि जिले में जो अधिकारिता का प्रयोग करता है, जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन किसके हाथ में रहेगा? ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन एक एसपी, और यहाँ पे ये भी 1984 में जोड़े गए थे, एडिशनल एसपी, जॉइंट एसपी और असिस्टेंट एसपी, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझती है, इनमें वेस्टेड होगा, निहित होगा, ठीक है ना, जिले में।
तो जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन जो वो इनमें रहेगा, और सर्वत्र पुलिस जिले में जो सर्वत्र पुलिस का प्रशासन है वो इनके अधीन रहेगा। ठीक, जैसे अब राज्य सरकार यहाँ पे लिखा कि राज्य सरकार निहित करे, तो राज्य सरकार कैसे निहित करेगी भाई? सबसे बड़ा जो प्रांत में रहेगा यानी स्टेट में जो रहेगा वहां पे डीजीपी और एडीजीपी कर देगी। फिर उसके बाद में रेंज में अगर रेंज होगी तो रेंज में अपना जो है बदल देगी, फिर रेंज में चेंज कर देगी उनको, जो आपके जो है यहाँ पे एआईजी वगैरह और वो जो होंगे, है ना। फिर डीआईजी जो रहेंगे उनको रेंज में कर देगी, फिर डीआईजी वगैरह और वो जो रहेंगे उनको आपका जो जोन में जो डिवाइड करके उनको जोन में कर देगी। तो इस तरह से ये क्रमवार जो है आपका रहता है पद का। उसके बाद धारा 4 के बाद जो है इसमें आती है धारा 5। धारा 5 क्या कहती है? पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक की शक्तियां। इसमें पहले केवल महानिरीक्षक की शक्ति दे रखी थी, लेकिन वही 1984 के बाद में इसमें भी महानिदेशक पद जो है वो जोड़ा गया। साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी। यानी सर्वत्र पुलिस जिले में, जब सर्वत्र पुलिस जिले की बात आएगी तो वहां पर डीजीपी आईजी इनका रहेगा, वहां पे मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां इनको प्राप्त हैं, किंतु वह उन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार के द्वारा अधिरोपित मर्यादाओं के अधीन ही, लिमिटेशन के अधीन ही करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे इनकी पावर तो दे दी कि इनको पावर रहेगी। अब पावर के संबंध में यहाँ पे 5 से रिलेटेड है धारा 5 से रिलेटेड ही धारा है 12 सेक्शन में क्या कहता है, वहां पे नियम बनाने की शक्ति जो वो दी गई है। यहां पे देखिए धारा 12 में डीजीपी और आईजी के नियम बनाने की शक्ति है कि पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और आईजी पुलिस बल के किसके से रिलेटेड, संगठन से संबंधित, उसके वर्गीकरण और उसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण से संबंधित उन स्थानों में, किन स्थानों में जिनमें उस पुलिस बल के सदस्य निवास करेंगे उनके संबंध में, और बलों के सदस्यों के द्वारा की जाने वाली सेवाओं के संबंध में, उनके निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन के संबंध में, उन्हें दिए जाने वाले हथियारों के संबंध में, उनकी साज सज्जा और अन्य कोई भी आवश्यक वस्तुएं उनके वर्णन से संबंधित, उनके द्वारा गुप्त वार्ता और जानकारी के संग्रहण से संबंधित, यानी उन्हें कोई डिवाइस वगैरह देना है, कोई कम्युनिकेशन से संबंधित, यानी आपको कम्युनिकेशन कैसे करनी है, कब तक करनी है, कितने बजे से कितने बजे तक करनी है बातचीत जो है, उसके संबंध में ऐसे आदेश और नियम जिन्हें वह समीचीन समझे। कम्युनिकेशन केवल उनका अपना नहीं कि पर्सनली है, कम्युनिकेशन किसी अधिकारी से कैसे करना है ना, किसी मंत्री से कैसे करना है, अपने जो ऑफिशियली जो कम्युनिकेशन होते हैं उनमें कैसे बातचीत करनी है वो, और चाहे वो लेटर के द्वारा हो, है ना, चाहे वो मौखिक हो, और पुलिस बल से संबंधित अन्य सब आदेश और नियम जिन्हें डीजीपी और आईजी उस कर्तव्य के दुरुपयोग और उपेक्षा के निवारण के लिए भी, या तो एक तो हो गए कर्तव्य के लिए भी है यहाँ पे कि भाई वो क्या क्या कार्य करेंगे, उनकी संगठन, उनके वर्गीकरण, वितरण, है ना, उनके हथियार, साज सज्जा, अन्य आवश्यक वस्तु, उनकी वार्ताएं और उन्हें जानकारी के संग्रहण के संबंध में, उन्हें कम्युनिकेशन से संबंधित, और यहाँ पे उनके कर्तव्य के दुरुपयोग और उपेक्षा के निवारण के लिए, और ऐसे बल को अपने कर्तव्य के परिवहन में दक्ष बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए समय समय पर जो भी वो एक्सपीडियंट समझे यानी समीचीन समझे राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन ही बनाएंगे। तो एक तो ये हो गया यहाँ पे कि कैसे नियम बनाएंगे, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन बनाएंगे, यानी पहले से परमिशन लेकर के। तो यहाँ पे धारा 12(5) से रिलेटेड हो गई, वहां पे शक्तियां हैं और यहाँ पे उनके नियम बनाने की शक्ति है। 5 के बाद में धारा 6 आती है। धारा 6 यहाँ पे रिपील्ड कर दी गई है। ठीक, उसके रिपील्ड किसके द्वारा की गई है तो मैंने बताया था 1882 में 8 - 2 = 6, इसको ऐसे याद रखना है। ठीक, उसके बाद में आती है अवर अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी डिसमिसल यानी उनकी पदच्युति। संविधान के अनुच्छेद 311 के बंदों के अधीन और ऐसे नियमों के जो राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाए जाते हैं, डीजीपी और आईजी और उप पुलिस महानिदेशक यानी एडीजीपी और आईजी और सहायक पुलिस महानिदेशक यानी असिस्टेंट डीजीपी और महानिरीक्षक यानी सहायक में हो गई है सहायक महानिरीक्षक और सहायक
महानिदेशक, ऐसे ही उप पुलिस महानिदेशक और उप महानिरीक्षक, ठीक है ना। और जिला अधीक्षकगण यानी एसपी किसी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे अधिकारी को, अब अधीनस्थ पंक्ति के अधिकारी कौन कौन से हो गए, जो डिप्टी एसपी से नीचे रहेंगे। हमने पढ़ा था ना अधीनस्थ पंक्ति के अधिकारी, तो अधीनस्थ पंक्ति का मतलब है डिप्टी एसपी से नीचे, यानी जो इंस्पेक्टर रहेंगे या फिर यानी जो एसआई रहेंगे, एएसआई रहेंगे, हेड कांस्टेबल रहेंगे, कांस्टेबल रहेंगे, इनके संबंध में ऐसे अधिकारियों को डिसमिस करना हो, सस्पेंड करना हो या उनको रिडक्शन इन रैंक जो है वो करना हो, पदावनत, इसको बोलते हैं पदावनत कर सकेंगे, जिसे वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल या उपेक्षावान पाए। ठीक, शिथिल का मतलब होता है रिमिस करना, रिमिस, और जो उस पद के लिए अयोग्य समझे जाएं उनके लिए, या अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो अपने कर्तव्य की अनवधानता, अनवधानता का मतलब क्या होता है, केयरलेस तरीके से, केयरलेस तरीके से, असावधानी से, या उपेक्षापूर्ण रीति से यानी नेग्लिजेंट मैनर के तरीके से निर्वहन करता है, और जो अपने आप ही स्व कार्य, अपने कार्य के द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः ही अपने आप को अयोग्य कर लेता है, तो फिर उसको दंडित किया जाएगा, और इनमें से कोई भी दंड जो उसको दिया जा सकता है। तो पहले तो ये देखो कि एक लाइन में कि इसमें एक तो सीनियर ऑफिसर हो गए जो कि एसपी से ऊपर तक के हैं। अब एसपी और एसपी से ऊपर तक के आप जो भी समझ लें, चाहे वो उप महानिरीक्षक हो गया, सहायक महानिरीक्षक हो गया, सहायक महानिदेशक हो गया, उप महानिदेशक हो गया, या महानिरीक्षक हो गया, या महानिदेशक हो गया, और एसपी हो गया। ये अपने अधीनस्थ पंक्तियों के अधिकारियों के लिए उनके तीन चीज से संबंधित, एक डिसमिसल, सस्पेंशन और रिडक्शन इन रैंक, इन्हें ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक, दूसरा कब कर सकते हैं, जब वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में या तो रिमिस हो यानी शिथिल हो यानी उपेक्षा बरतें, ठीक है ना, या फिर वो अयोग्य समझे जाए अपने पद के कर्तव्य के निर्वहन में। ठीक, या वे केयरलेस तरीके से या नेग्लिजेंट तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तब भी, या फिर वे कुछ इस तरह का कार्य करते हैं कि उस कार्य के द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए अयोग्य कर दिए जाते हैं, तब उन्हें दंड जो वो दिया जा सकता है कोई भी। पहला क्या है, एक माह के वेतन तक का जो है वो जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा, इसमें दंड के रूप में उन पे ड्रिल यानी व्यायाम कराए जा सकते हैं। अतिरिक्त पहरा जो है वो किया जा सकता है, ठीक है ना, यहां पर अतिरिक्त पहरा जो वो लगाया जा सकता है। उसके अलावा जो अतिश्रम है यहाँ पे वो कराया जा सकता है उनसे, यानी अतिश्रम को बोलते हैं फटीग होना, और जो अतिरिक्त पहरा हो गया एक्स्ट्रा गार्ड्स करना, या अन्य कार्य के सहित या रहित उन्हें कितने दिन तक के लिए, 15 दिन तक के लिए क्वार्टर डिटेन्ड जो है उनको किया जा सकता है, ठीक है ना, कन्फाइनमेंट कह सकते हैं उसको, परिरोध होता है ना, तो क्वार्टर कन्फाइनमेंट उनको किया जा सकता है। तीसरा, उनको सदाचरण वेतन से भी वंचित किया जा सकता है, यानी उनको डिप्राइव किया जा सकता है उनके गुड कंडक्ट पे से। नेक्स्ट है, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि कि किसी पद से उन्हें हटाया जा सकता है। और नेक्स्ट है इसमें लास्ट जो है वो है वार्षिक वेतन वृद्धि जो है उनकी, या उनका प्रमोशन को रोका जा सकता है। उनकी पदावधि जो है वेतन वृद्धि जिसमें दक्षता अवरोध इसको बोलते हैं, यहां पे है नहीं, दक्षता अवरोध पर रोक को शास्ति नहीं है, शामिल करते हुए उनके जो वार्षिक वेतन वृद्धि है और प्रमोशन है उनको रोका जा सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपका केस जो है इसमें ये दिया हुआ है कि पुलिस अधीक्षक जो है पुलिस उप निरीक्षक को सेवा मुक्त कर सकता है। पुलिस अधीक्षक देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, एसपी तक की रैंक के थे, अब एसपी तक अधीनस्थ पंक्ति के अधिकारी को कर रहे हैं, तो ये कौन है, एसआई। तो ये सारे एसआई को पुलिस अधीक्षक एसआई को सेवा मुक्त जो वो कर सकता है। तीन चीजें थी ना इसमें, डिसमिसल था, है ना, सस्पेंशन था और रिडक्शन इन रैंक भी था। तो डिसमिसल में ही सेवा मुक्ति जो वो डिसमिसल में ही आ जाती है।
तो इस तरह से धारा 7 का जो है वो हमने प्रोविजन पढ़ा है। अब इसमें एक चीज आई थी कि धारा 311 के अनुच्छेद 311 के बंदों के अधीन रहते हुए, तो अनुच्छेद 311 क्या कहता है? अनुच्छेद 311 जो वो क्या कहता है कि संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित एम्प्लॉयड मतलब कोई व्यक्ति है, उसका डिसमिसल किया जाना, उन्हें पद से हटाया जाना और उन्हें पंक्ति में अवनत किया जाना, यानी रिडक्शन इन रैंक किया जाना। तो किसी भी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा में या अखिल भारतीय सेवा में या राज्य की सिविल सेवा का कोई मेंबर है या फिर संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी जो पद से हटाना है या उसका डिसमिसल है, उसका डिसमिसल और या उसे पद से हटाना उसकी नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? तो एक जिसने नियुक्त किया है उससे अधीनस्थ प्राधिकारी उसको क्या नहीं करेगा? डिसमिस नहीं करेगा और उसे पद से नहीं हटाएगा। दूसरा इसमें यह है कि जब उसको हटाया जाएगा और जो उस पर आरोप लगे हैं उन आरोपों के लिए संबंध में उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर जो है वो दिया जाएगा, हटाने से पहले, डिसमिस करने से पहले या पद से हटाने से पहले या उसको पंक्ति में अवनत करना यानी रिडक्शन इन रैंक करने से पहले। तीसरा, लेकिन सुनवाई का अवसर देना, अब ये इसका अपवाद है, क्लॉज 2 का अपवाद हो गया यहाँ पे ये वाला, परंतु जहां ऐसी जांच के बाद में उस पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्तावना है, जहां पर ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा। यानी जहां पर उसके विरुद्ध जांच इस तरह की है, उस पर दंड जो इस तरह का है, आरोप जो है जांच के बाद पता चलते हैं साक्ष्य के आधार पर, ठीक है ना, जहां सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, परंतु यह और भी कि यह खंड वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसे व्यक्ति का आचरण जो है वो, जहां ऐसे व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर डिसमिस किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति में अवनत किया जाता है जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे सिद्ध दोष ठहराया गया है। यानी सुनवाई का अवसर देना उसे कहां पर नहीं होगा? जहां किसी आपराधिक आरोप पर उसे दोषी ठहराया गया है या फिर जहां किसी व्यक्ति को डिसमिस करने या पद से हटाने, रिमूव करने या पंक्ति में अवनत करने यानी रिडक्शन इन रैंक करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी भी कारण से जो उस प्राधिकारी के द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे कारण, उसके लिए यह युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है कि ऐसी जांच की जाए। ठीक है ना? तीसरा है, जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह जरूरी नहीं है कि जांच की जाए। जब उस पर आरोप लगाए जाते हैं और आरोप लगाने के बाद उसके विरुद्ध जो जांच की जाती है और उसे सुनवाई का अवसर दिया जाता है, ठीक है ना, तो तब वहां पे कह रहा है कि जांच कहां पर आवश्यक नहीं है, सुनवाई का अवसर देना कहां पर आवश्यक नहीं है। तो ये 3 क्लॉज यहाँ पे हो गए आपके। तो ये एक तरह से नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है वो है। यदि ऊपर जो लिखे हुए हैं कारण वो किसी व्यक्ति के संबंध में, इनके संबंध में ये प्रश्न उठता है कि खंड 2 में निर्दिष्ट जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य है या नहीं, तो उस व्यक्ति को डिसमिस करने या पद से हटाने या उसे पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक, तो ये यहां पर जो है आपका धारा 11 अनुच्छेद 311 का जो ये प्रोविजन है जो कि आपके धारा 7 से संबंधित है। अब उसके बाद में धारा 7 से संबंधित यहां पे एक चीज और आती है कि आपको जो है ना, जो इसमें डिसमिसल और वो किए जा रहे हैं उसके संबंध में, जैसे अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट के संबंध में यहां पर चैप्टर नंबर 29 जो है पुलिस रेगुलेशन का नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है ना, उसको याद रखना है यहाँ पे, पैरा 396 से लेकर 427 तक। और चैप्टर नंबर 32 जो है वो है जो कि आपका पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा पुलिस ऑफिसर्स का विभागीय दंड के बारे में प्रावधान करता है, डिपार्टमेंटल पनिशमेंट के बारे में बात करता है।
और ये है आपका पैरा नंबर 477, 477 से लेकर 507A तक। तो इतना जो प्रोविजन है ये इनके विभागीय दंड से संबंधित है और धारा 7 से कोरिलेट है। ठीक, उसके बाद में अब जो यहां पर है वो क्या है, जो इससे रिलेटेड एक सेक्शन और है जो हम बात करेंगे। ये धारा 28 तो 8 से रिलेटेड है, तो ये धारा 7 से रिलेटेड ही है, बाकी के पैरा इससे रिलेटेड हैं चैप्टर नंबर 32 के। ठीक है ना। अब उसके बाद में आती है धारा 7। धारा 7 क्या कहती है, धारा 7 कह रहे हैं, धारा 8 पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र यानी उनका एनरोलमेंट नहीं, सर्टिफिकेट। धारा 4 में वर्णित अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर उसको डीजीपी या आईजी या फिर अन्य ऐसे अधिकारी कि जिसे डीजीपी या आईजी नियुक्त करते हैं उनके द्वारा मुद्रांकित होगा यानी सील्ड होगा। इस अधिनियम से उपाबद्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र मिलेगा। तो उस पर प्रमाण पत्र पर किसके द्वारा वो मुद्रांकित होगा, या तो डीजीपी या आईजी या फिर जिसे डीजीपी या आईजी नियुक्त करें उसके द्वारा मुद्रांकित होगा। एक प्रमाण पत्र मिलेगा जिसके फलस्वरूप ऐसे प्रमाण पत्र को धारण करने वाले व्यक्ति में पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कृत्य और विशेष अधिकार निहित होंगे। उसके बाद में यही सर्टिफिकेट जो वो 8A जो सेक्शन है आपकी, जो कि सिविल एविएशन पर्सनल के संबंध में है। ठीक है ना, नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण पत्र, तो ये भी सेक्शन आपका 2001 में अंत स्थापित किया गया था। प्रत्येक नागरिक उड्डयन कार्मिक को जो इस अधिनियम के आधार पर पुलिस बल का सदस्य हो, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के आरंभ पर और ऐसे प्रारंभ के बाद में ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए प्रत्येक कार्मिक को उसकी नियुक्ति पर डीजीपी जो नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश विभाग का रहेगा या फिर इसके द्वारा जो भी नियुक्त किया जाए, राज्य सरकार नियुक्त करे ऐसे प्राधिकारी को, उसके द्वारा मुद्रांकित एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये धारा 8 है जो सिविल एविएशन पर्सनल को सर्टिफिकेट प्रदान करती है। तो 8 और 8A दोनों ही सर्टिफिकेट के बारे में प्रावधान करती है। और वहीं धारा 28 जो है वो इसके संबंध में पनिशमेंट की बात करती है कि पुलिस अधिकारी अगर नहीं रहता है तब प्रमाण पत्र इत्यादि का प्रदान करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को क्या दंड दिया जाएगा। तो ये बात करती है आपकी, इस अधिनियम के अधीन भर्ती किया गया पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रत्येक व्यक्ति जो अपना प्रमाण पत्र, वस्त्र, साज सज्जा, नियुक्तियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को जो उसके कर्तव्य के निष्पादन के लिए उसे दे दी गई थी उसे तत्काल डिलीवर नहीं करता है, तब वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर कितना दंड, 200 रुपए तक का दंड या फिर 6 माह तक का उसको कठोर श्रम सहित या श्रम रहित कारावास या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये इसमें पनिशमेंट है 8 और 8A के लिए 28 में। तो वो सब 8 ही 8 है, 8A और 28, ये तीनों सेक्शन कोरिलेट हैं। 5 और 12 है, ये दोनों कोरिलेट हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो ये धारा 8A तक जो है आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में अब कल पढ़ेंगे यहां से आगे। ओके, थैंक यू सो मच आज के लिए।